अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज हसन मनी व्हेन टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर जो कि स्टार्ट के अंदर था। उसमें हमारे पास जो है ये डाटा वाला मैंने पॉइंट समझा दिया था, क्वालिटेटिव डाटा एंड जो इसके अंदर दो तरह से बेसिकली हमने देखा था। पहला जो है वो पोर्शन था सिंगल डाटा, मेल है फीमेल है, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। मेल है फीमेल है, इस तरह हमारे पास क्या थी, दो कैटेगरीज। लेकिन हमने इसके बाद जो है वो एक और ठीक है, एक ऐसी कैटेगरी देखी, यानी कि ये है कि हमने देखा कि एक क्लास के अंदर कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो ये होता है सिंगल डाटा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डबल डाटा आ गया। डबल डाटा क्या है कि मेल फीमेल हैं, तो उनके सेक्शंस भी हमने ले लिए, ए और बी दो सेक्शंस हैं। तो इसके बाद ये हमें इसी तरह जो है ना वो हमें डाटा दिया जाएगा। इसको कहते हैं ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। ये जेंडर और सेक्शन की बेस पर डबल डाटा दिया गया, इस तरह हमें पेपर के अंदर डाटा दिया जाएगा, और इसके आगे हमने जो है वो बाकी जो काम कहा गया वो हमने करना है। ऊपर वाला जो पार्ट था वो मैंने सिंपली आपको समझा दिया था कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आपने जब अगले पेज पे जब हमने इसको लेके गए, तो हमने क्या किया था, सिंपली हमने ये एक जेंडर लिखा। सॉरी मैं इसको मिक्स मिटा दूँ, ठीक है। एक तरफ हमने जेंडर लिख दिया, आगे फ्रीक्वेंसी लिखी। जितने काउंट कर लिए, सेवन मेल थे, तीन तीन फीमेल थी, टोटल कर लिया 10। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि पर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 से नहीं करना, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, और इसी का ये दूसरे यानी कि उसने कहा था तीन चीजें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीजें जो हमने फाइंड कर ली। इसके बाद जो चौथी चीज है, उसने कहा था कि आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बनाने का सिंपल तरीकेकार क्या होता है, एक स्पेसिफाइड और सीधी अमाउंट, यानी सीधी एक मुनासिब फासले के ऊपर आप नंबर लेते हो, 0 1 2 3 4, सारों के दरमियान जो है, सारी लाइनों के दरमियान फासला जो है वो बराबर होना चाहिए। इस तरह आपने मेल का एक बार चार्ट बनाया, इसको सिंपल बार चार्ट कहते हैं, और फीमेल का बना दिया। 3 नंबर तक लेके गए, ये तो आपको बनाने आते हैं, इसमें ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। जो दूसरा था हमारे पास, उसका जो उसने डाटा दिया था वो था हमारा जो हमारा डबल डाटा था, जिसके अंदर हमने किया कि मेल ए सेक्शन से फीमेल ए सेक्शन से मेल ए सेक्शन से मेल बी सेक्शन का। तो इसमें डबल डाटा आ गया हमारे पास, जेंडर भी है और सेक्शन भी है। जब हम इसकी बात करेंगे, जेंडर और सेक्शन दोनों इकट्ठे करेंगे, तो फिर डबल चार्ट बनता है, ठीक है। फिर सिंगल बार चार्ट नहीं बनता, मल्टीपल बार चार्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर क्या है कि ये सिंपल बार चार्ट था, जिसके अंदर क्योंकि डाटा एक था, इसके अंदर डबल है कि इसमें इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। या तो हम सेक्शन को बेस में ले लेते, और जो बीच वाले ग्राफ हैं उनको मेल या फीमेल कह देते, या हम मेल और फीमेल को जिस तरह इस ग्राफ में लिया हुआ है, बेस में मेल और फीमेल ले लिया, और ऊपर सेक्शन ए और बी लिख दिया कि ये कलर सेक्शन ए का है, ये बी का है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता सेक्शन ए, तो उसमें ये ब्लू कलर मेल को दे देता, और ऑरेंज कलर फीमेल को दे देता, तो ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, बेस में जेंडर ले लिया। अपनी मर्जी होती है, आप दो सेक्शन ले लो या जेंडर ले लो, ठीक है। टेबल बनाने का तरीका का सिंपल लिखा हुआ है इसने, मेल। उसके पहले हम देखेंगे सेक्शन ए में कितने मेल थे, और सेक्शन ए में फीमेल कितनी थी। इसी तरह सेक्शन बी में कितने मेल थे, वो पीछे जो टेबल दिया हुआ है वो काउंट कर लेंगे, और सेक्शन बी में कितनी फीमेल थी उनको टोटल कर लेंगे। और टोटल इधर से भी टोटल किया हुआ है, 4 और 3 7, 2 और 1 3, ये भी टोटल किया हुआ है 10 हो गए, और ये भी टोटल किए हुए 5 और 5 10, ताकि हमारा क्रॉस चेक रहे। टेबल जब बनाना है तो वही ग्राफ बनाने का तरीका का सेम है। एक बराबर लाइनों पे आपने रख लेना है। अगर आपके पास जिस तरह पेपर होगा, तो उसके ऊपर ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ होती हैं, तो एक एक लाइन के ऊपर आप जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हो। अगर नहीं है तो सिंपली एक स्केल ले लें, स्केल के ऊपर बराबर जो है वो जो पॉइंट दिए हुए हैं, 5 5 सेंटीमीटर, 2 2 सेंटीमीटर, तीन, 2 2 सेंटीमीटर फर्ज कर लो, 2 सेंटीमीटर के बाद आप निशान लगा लेते हो, 2 सेंटीमीटर के बाद सारे निशान लगा के और उसको लाइन दे दो, ठीक है। ये तो सिंपल चार्ट है, इसके अंदर ऐसा इशू नहीं है। ये अब मेल मैंने बेस में बनाया, उसमें सेक्शन ए के जो मेल थे वो 3 थे, और सेक्शन बी के जो मेल थे वो 4 थे, तो 3 और 4। इसी तरह ये फीमेल और मेल, अगर फर्ज कर लो मैं नीचे रख देता, यहाँ सेक्शन ए कह देता, इसको सेक्शन बी कह देता, तो सेक्शन ए के मेल कितने थे, 3, ठीक है, और सेक्शन ए की फीमेल कितनी थी, 2। तो ये मेल जो है वो यहीं रह जाना था, और फीमेल वाला जो बार है वो कहाँ पे आ जानी थी, इस 2 नंबर तक आ जानी थी, अगर मेरे नीचे बेस में सेक्शन होता। इस तरह जब सेक्शन बी में जाते, तो सेक्शन बी में मेल कितने थे, 4, तो ये बढ़ के यहाँ पे आ जाता ग्राफ, और फीमेल कितनी थी, 1, ये कम होके
ये यहीं पे रह जाता, फीमेल यहीं पे रहती, ठीक है। तो इस तरह ये ग्राफ चेंज हो जाना था। तो आपकी मर्जी, आप सेक्शन को बेस में लेते हो या जेंडर को बेस में रखते हो। क्लियर हो गया इतना? ओके कह दिया करो साथ साथ, क्योंकि एक चीज समझ आएगी तो ही हम अगले पार्ट में जा सकते हैं। ओके, आगे जो है हमारे पास आ जाता है सिंपल बार चार्ट। A bar chart is a type of chart which shows the value of different categories of data as regular rectangular bar with different length। डेफिनेशन आपसे यूजुअली नहीं पूछी जाती, तो ये जनरल लिखा हुआ है, जैसे हमने अभी बार चार्ट बनाए पीछे देखे भी कैसे बनाते हैं, मैंने आपको अभी बताया भी, उसी को हम क्या कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं। ड्रॉ अ सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 5 cities ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पंजाब। आपको इस फॉर्म में डाटा दिया जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म में डाटा दिया जाएगा। अब इसके अंदर ये जो 000 का मतलब पता है क्या है? बेसिकली ये जब आप देखते हो, आप जब डाटा लिखते हो ना, तो आप उसमें क्या करते हो कि कॉमन कॉमन जीरोज होते हैं। जिस तरह इसके अंदर आगे 3 जीरो, इसके आगे भी 3 जीरो थे, इसके आगे 3 जीरो थे, इसके आगे 4 जीरो थे, और इसके आगे 3 जीरो थे, मतलब 5 जीरो हो गए ना, दो ये और तीन आगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि सारी वैल्यूज में जितने कॉमन जीरोज होते हैं ना, उनको एक तरफ एक ही बार ऊपर लिख दिया जाता है और डाटा को नीचे लिख दिया जाता है, ताकि हमारे ग्राफ भी इजी बने, डाटा इंटरप्रिटेशन भी इजी हो। और एट द एंड अगर हमने कोई फाइनल आंसर निकालना भी है, तो हम उसके एंड पे साथ बस 3 जीरो लगा देंगे, एंड दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो जितने कॉमन जीरो हैं वो, उसका मतलब क्या है कि 10, 355 आगे 3 जीरो, इसी तरह 3100 आगे 3 जीरो और लगाने हैं, और फिर वो टोटल एक वैल्यू है। तो ये कॉमन जीरोज होते हैं जो ऊपर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह हमें इस फॉर्म में डाटा दिया गया है। आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आपने ये चेक करना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि किस तरफ जो है वो आपने बेस रखनी है, और डाटा वैल्यूज किस तरफ रखनी है। तो जब अल्फाबेटिकल डाटा होता है, डिपेंड करता है आपकी मर्जी है, ये अगर सिटीज ऊपर ले लेते, डाटा इधर ले लेते, तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बन जाते, और ये बने हुए वर्टिकल बार चार्ट। तो बेस में हमने सिटीज ले ली हैं, और साइड पे आपने देखना है सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है, ठीक है, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी हमारे पास है 1550, ठीक है, और सबसे बड़ी कितनी है, 10,000। ओवरऑल डिफरेंस चारों में देखोगे तो ऐसे ऐसे अगर आप दो दो का डिफरेंस रख के बनाते हो, तो आपका डाटा हो जाएगा। हजार हजार का फर्क रखोगे तब भी चल जाएगी बात, ठीक है, लेकिन ग्राफ क्या हो जाएंगे, वो पेज अच्छा खासा इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपने जगह के हिसाब से देखना है कि आपको आपको जगह ग्राफ के लिए कितनी का अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जगह बहुत ही कम है, तो आप इसको 2500 का भी बना सकते थे, 2500 2500 2500 2500, 10,000 तक ले जाते, और 2500 1250 तक ले जाते, पांच वैल्यूज में काम हो जाना था। लेकिन अब इसने किस हिसाब से किया, दो दो हजार की डिफरेंस रखा हुआ है, यानी कि एक लाइन का, ये जो पहली लाइन से दूसरी लाइन का मतलब है 2,000, और फिर चार, फिर छः, फिर आठ, 10 और 12। अब उसने क्या देखा कि पहली जो वैल्यू है, पहली लाहौर का क्या डाटा है, 10,355, तो 10,000 से ऊपर ने थोड़ा सा ऊपर। आपको कोई नहीं पूछेगा अगर आप वो कहेंगे कि आप 100% एक्यूरेट बनाए, ठीक है। देखो 355 आप वहाँ पे इतना अज्यूम नहीं कर सकते, अगर हाथ से बना रहे हो ना, जाहिर सी बात है मिनी टैप तो नहीं ना बनाओगे वहाँ पे, ना ही मिनी टैप जो है वो चला सकते हो पेपर के दौरान, ठीक है। पेपर होता है सारा रिटर्न। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पेपर की लाइनें होती हैं उसको प्रॉपर लाइंस के तौर पर यूज करने के, जो पहली लाइन है उसको एक नंबर दे दो, जो उससे अगली लाइन है उसको नंबर दो, ग्राफ पर पता नहीं अवेलेबल होता है नहीं होता, सही है। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। कौन है, किसकी आवाज आ रही है? अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है, सॉरी डिस्कनेक्ट, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं बता रहा था ग्राफ्स के मुतालिक, और ग्राफ्स के अंदर क्या है कि 10,355 है ना, तो आप अब 355, 10,000 और 12,000 के अंदर कितना फर्क है, मतलब 2,000 का फर्क है। तो 2,000 का मतलब है कि अब 355 जो है वो इसके चौथे हिस्से में आएगी। तो आपने उस लाइन के रैंडमली अपने दिमाग में चार हिस्से करोगे तो 500 हो जाता है ना। तो 500 से नीचे नीचे बस, मतलब कि उस लाइन के चार हिस्से किए और चौथे हिस्से से नीचे नीचे रह गए, कहीं एक जगह लाइन लगा दें, आप इतना माइनर नहीं रह सकते। यू जस्ट नीड टू शो कि आपको ग्राफ बनाना आता है, सही है। 355 का समझ आया कि आप 10 से 12,000 के अंदर 2,000 का फर्क है, तो चार हिस्से में डिवाइड करोगे तो 500 के सेट बन जाएंगे अंदर, लाइनें नहीं लगानी, एक जनरल रैंडम ऐसा एस्टिमेट लगाना है। अब 355 का ये ना ना मतलब वो कि आपकी लाइन जो है वो यहाँ खत्म होने की बजाय, ये बेस में देखो, यहाँ खत्म होने की बजाय यहाँ खत्म हो रही हो, ठीक है। तो वो कहते हैं उससे, इसका इतने से बात का आपने ध्यान रखना है, एक रैंडम जहाँ तक लाइन जा रही है वहां तक ठीक है, उससे ऊपर थोड़ा सा अपनी मर्जी से खुद से अंदाजा लगाते हुए आपने जो है वो बढ़ा देना है। अब जैसे ये 4,765 है, चार और छः,
ठीक है, 765 का मतलब है तकरीबन 5,000 के करीब करीब है, 4500 से 5,000 के करीब करीब है। ठीक है, उसके दरमियान दरमियान में आ रही है ना वैल्यू। तो आप चार हिस्से करो, चौथे हिस्से से थोड़ी सी ऊपर रख के लाइन लगाओ और उसको नीचे से मिला दो, इस तरह आप बाकी सारे भी कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल बार चार्ट। ये भी मैंने देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कैसे इसको करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है कि वही लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा उसने बेस में रख दिए। इधर उसने अब इस बार क्या हुआ, 10,000, 4,000, 3,000, 1,500, 800 वाली वैल्यू भी है हमारे पास, 744 वाली वैल्यू भी है। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, इसको नहीं देखना। ये वाला जो टोटल वाला है ना, ये क्योंकि आप ये भी बना सकते हो अगर मतलब चाहो तो। इसके साथ क्या होता था, अ, रुक जाओ यार, ये हैंग हो जाता है बार बार। फर्ज कर लो अगर आप सिर्फ मेल, इसमें इसने किस किस का शो करवाया, सिर्फ मेल और फीमेल का। क्या हो रहा है? अच्छा, इसने सिर्फ शो करवाया मेल और फीमेल का डाटा। ठीक है, कि लाहौर के अंदर मेल कितने फीमेल कितने, टोटल का शो नहीं करवाया। अगर आप टोटल का शो कराना चाहते हो तो इसके साथ एक और बार इस तरह बन जानी थी, वो 10,000 तक, 10,355 तक जानी थी। ठीक है, इसी के साथ एक 10,355 तक की बार बन जानी थी। लेकिन इसने सिर्फ मेल और फीमेल का शो करवाया हुआ है। ठीक है, डबल बार। तो इसमें अंदर क्या है कि वही 5,385 है, उसने डिफरेंस रखा। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5,385। तो हम इससे एक नंबर ऊपर की वैल्यू रख देंगे, ऊपर वाली साइड पे। और मिनिमम हमारे पास है 744। तो आप जीरो से, यानी कि 744 है, 806 है। तो ये वैल्यू जीरो और 1,000 के दरमियान दरमियान है, तो मिनिमम हमने क्या रख दिया, 1,000 रख दिया पहला नंबर, तो ताकि उसके अंदर अंदर ग्राफ पूरे हो जाए। और हाईएस्ट हमने 6,000 रख दिया, उसके अंदर पूरे कर दिए। अगर हम इसके साथ 3 बार वाला कॉलम बनाना चाहते हैं, 3 बार वाला ग्राफ, टेबल, ग्राफ सॉरी, तो उसके साथ हम इसके साथ एक और बार बनती जो कि ऊपर 10,000 तक जाती। ठीक है, 10,355 तक, जो कि हमने देखा। इसी तरह इसके साथ भी बनती जो कि ऊपर तक जाती। तो इस तरह आप तीन 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 बार वाला भी बना सकते हो, और यहाँ पे उसको एक अलग से कलर दे के साथ लिख देते टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये रेफरेंस भी देना लाजमी होता है। इतना क्लियर हो गया? इतना बता दो, जल्दी करो। ओके, अब ये है हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट बार चार्ट। अभी तक हमने क्या किया, सिंपल बार चार्ट की है, रैंडम बार चार्ट, सॉरी सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट की है। अब हमारी बारी है कंपोनेंट बार चार्ट की। कंपोनेंट बार चार्ट बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर अलग अलग बार्स नहीं बनती, एक ही बार टोटल की बनती है और उसके अंदर डिवीजन हो जाती है। ठीक है, अब ये सिंपल है। जैसे हमने पहला बार चार्ट बनाया था ना, सबसे पहला सिंपल वाला, 10,355 तक। ठीक है, वो जो मैंने पहला आपको बनाना सिखाया वो सिंपल बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसको डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें यह है कि ऐसा लाजमी नहीं है कि आप ऊपर किस वैल्यू को रखेंगे, नीचे कौन सी वैल्यू आएगी। लेकिन हमारे इस ग्राफ के मुताबिक जो बड़ी वैल्यूज हैं वो नीचे हैं, और जो छोटी वैल्यूज हैं वो ऊपर हैं। लेकिन ये वेरी कर सकते हैं, तो लाजमी नहीं है। हाँ, ये लाजमी है कि अगर आपने मेल को नीचे रखा है तो सारे बार्स के अंदर मेल नीचे होगा। अगर फीमेल को ऊपर रखा है तो सारे बार्स के अंदर फीमेल वाला जो फैक्टर है वो ऊपर होगा। अगर आप किसी और की चीज की बात करते हैं, फर्ज कर लें जूस और पानी पीने वाले लोग कितने हैं। ठीक है, तो अगर आपने नीचे जूस का डाटा ले लिया है पहले बार में, तो दूसरे के बार बार का जो लो बेस है वो भी जूस में होनी चाहिए, ये भी जूस की वैल्यू होनी चाहिए, ये भी जूस की वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि कलर तो आप बना नहीं सकते। ठीक है, तो एक रीजन को आप शेडेड कर दोगे, दूसरे को शेड नहीं करोगे, ये भी तरीकेकार है बनाने का। और दूसरा क्या है कि आप लाइनें दूसरी तरह दे दो, एक के अंदर इस तरह करके टेढ़ी, इस तरह की टेढ़ी लाइनें लगा दो, दूसरे के अंदर इस रुख जो है वो टेढ़ी लाइनें लगा दो, ताकि अंदाजा हो जाए कि कौन सा बार किसको शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि बड़ी वैल्यू से 5,385 का पहले निशान लगाया, और उससे ऊपर जो है ना मैक्सिमम टोटल तक जो 10,355 है वहां तक का हमने निशान लगा के उसको, ठीक है, तो उसको हमने टोटल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये सिंपल हमने टोटल बार चार्ट को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक ही बार है, उसके अंदर दो हैं। जो मल्टीपल बार चार्ट है उसके अंदर क्या है, दोनों बार अलग अलग लगी हुई थी। ठीक है, और जो सिंपल बार चार्ट था उसमें कोई कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें सिंगल वैल्यू थी आपको मिली हुई, और सिंगल वैल्यू को आप प्रेजेंट करते हो। अच्छा, ये अभी तक का जो हमने किया है दैट इज ऑल अबाउट ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा था, टेबल्स बने हुए थे, और टेबल्स के अंदर ही डाटा जो फुली अरेंज था, बस हमने उसको बार्स में शो कराया था। अब जो हमारे पास डाटा है दैट इज डिस्क्रीट डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा क्या होता है कि जो अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है। अब इसको पहले आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ग्रुप से मुराद है इसका पूरा टेबल बनाना पड़ता है, एंड देन यू गो टुवर्ड्स द ग्राफ मेकिंग।
इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? अब ये जो डाटा दिया हुआ है ये अलग अलग नंबर है, ये टेबल नहीं है। ऐसे आप इसको इस तरफ लिख लो, रैंडम लिख दो, जिस तरह कागज के ऊपर सिंपल गिनती लिखी हुई है, ठीक है। तो वो कहता है कि 20, ये टोटल जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये टोटल नंबर कितने हैं? 20, अगर इनको काउंट करते हो। अब उसने कहा कि 20 प्लॉट थे, प्लॉट से मुराद है केरियां, या 20 रकबे थे। उनमें असेसमेंट की गई और देखा गया कि उनके अंदर कुछ पौधे खराब हैं, ठीक है। अब ये देखा गया कि जो पहली फील्ड है, यानी कि पहला जो प्लाट था, उसमें एक पौधा खराब था, दूसरे प्लाट में दो खराब थे, तीसरे प्लाट में चार खराब थे, चौथे में तीन खराब थे। तो इस तरह ये सारे 20 प्लाट्स का उन्होंने डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है कि डिफरेंट जो है इनके अंदर खराब थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये हमारे पास क्या है, रेंडम मतलब नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसने डिस्क्रीट डाटा दे दिया। तो हम अब हमने क्या करना है, हमने इसका ऐसे करके टेबल बनाना होता है। तो हम देखेंगे कौन कौन सा नंबर जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। 0 1 2 3 4 मैक्सिमम यही है, 0 1 2 3 एंड 4। इसके अलावा इससे बड़ा नंबर नहीं है, इससे छोटा नंबर नहीं है। तो हम इन चारों नंबर को एक लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 और 4 लिख दिया। अब उसके बाद हम इसमें काउंट करेंगे कि जो हमारा पहला नंबर 0 था वो कितनी बार आया। तो 0 1, एक को काउंट, 1 2 3 4 और 5, ये 5 बार आया है। तो मैंने इसको 5 बार इसके आगे क्या लिख दिया, टैली किया। टैली किस तरह करते हैं, 1 2 3 4 और पांचवा नंबर उस पे ऊपर लगा देते हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रोमन काउंटिंग तो आती होगी, ठीक है। ये टैली काउंटिंग अगर नहीं आती तो मैं रैंडम बता सकता हूँ। अह, कैसे करते हैं, ये देखो, पहले आप लाइन लगाते हो एक, फिर इसी तरह ये अभी मिट जाएगी वैसे, लेकिन दो, ऐसे दो, फिर आप तीन, नहीं लग रही, ये वो नहीं है ना, बोर्ड नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरह आप लाइनें लगाते हो 12। ये अब कितनी होगी, 1 2 3 और 4, और जो पांचवी लाइन होती है वो टेढ़ी लगती है। तो इसका क्या मतलब हो गया, 5। अब जब 6 आएगा तो वो इसके आगे लगेगा, 7 8 9, और जो 10 होगा वो इसी तरह क्रॉस कर देगा इसको, ठीक है। फिर 11 12 13, ठीक है। इस तरह करके इसको लाइनें लगाई जाती हैं, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास क्या है कि 1 2 3 4 और ये 5। तो क्योंकि हमने काउंट कितने किए थे, 5, इस तरह 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक जो नंबर 1 है वो कितनी बार आया, 6 बार आया। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बार नंबर 1 आया था। तो इसके आगे हमने क्या लिखा, 6 का प्लॉट लगा दिया। ये नंबर जो 2 नंबर है, यानी कि ऐसे प्लॉट जिनमें दो दो पौधे अफेक्टेड हैं, ऐसे प्लॉट की तादाद कितनी है, 4। ऐसे प्लॉट जिनमें तीन तीन पौधे इन्फेक्टेड थे, उनके प्लांट की उन प्लॉट की तादाद कितनी है, 4। और ऐसे पौधे जिनमें, ऐसे प्लॉट जिनमें सिर्फ एक ही जिनमें चार चार यानी कि पौधे इन्फेक्टेड थे, वो सिर्फ एक ही ऐसा प्लॉट था जिसमें 4 थे, ठीक है। अब इन्हीं नंबर को हमने आगे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी 5 6 4 4 और 1, और इसको कर दिया टोटल। आगे हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पहले से निकालनी आती है हमें। 5 डिवाइड बाई 20, 0.25, 6 डिवाइड बाई 20, 0.30। तो इस तरह आप हर नंबर को उसके टोटल से डिवाइड करते जाते हो, और आपके पास क्या आ जाती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब इसी तरह उसने कहा था कि आपने इसकी डिस्क्रीट डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। तो हमने वही नंबर लिखे, पहले नंबर ऑफ इन्फेक्टिव प्लांट और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि वो जो अभी हमने देखा। तो उस टेबल को इस्तेमाल करते हुए अब ये वाला और ये फ्रीक्वेंसी, ये और यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहले हमने बेस में क्या लिख दिया, 0 1 2 3 4, और इसी तरह जीरो वाले कितने पौधे थे, जीरो वाले कितने प्लॉट थे, 5 प्लॉट। एक वाले कितने प्लॉट थे, 6। तो इतना हमने इसको इधर से टेबल बना दिया। इतना क्लियर हो गया? अभी तक का सारा क्लियर है? साथ साथ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आगे जब जाए तो उसमें इशू कोई ना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट इज द टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स दैट ईच रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल। तो इसके अंदर बेसिकली एक सर्कल के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं और इसकी एक परसेंटेज दी जाती है, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो उसका निकालने का क्या तरीकेकार है, उसको कैसे चेक करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो आपको ये टेबल दिया जाएगा, ब्लड ग्रुप A B O AB, 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो उन्होंने उन्होंने जब देखा कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे कि ए ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो 8 बच्चे निकले, बी ब्लड ग्रुप वाले 30 निकले, ओ ब्लड ग्रुप वाले 20 निकले, और ए बी वाले 12 निकले। ये है फ्रीक्वेंसी दी हुई, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। बट इट इज नॉट द परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से टेबल बनाएंगे।
ब्लड ग्रुप है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में। टोटल किया तो 70 आ गए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। ये मैंने रिलेट यहाँ तक हम 3 बार कर चुके, तो ये क्लियर है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से, तो ये आ जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने स्लाइड नंबर, जो आज के लेक्चर की पहली स्लाइड थी, उसमें भी देखा कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जब हमने निकाली। अब ये जो टोटल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, इसका हमेशा आंसर 100 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई हमारी, ये हमारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। अब ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली ये वाली वैल्यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 0.11 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। और इसके बाद ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, 39.6, 154.8, इसी तरह हम करते गए। 0.43 मल्टीप्लाई बाय 360, ये आंसर आ गया। 0.29 मल्टीप्लाई बाय 360, ये आंसर आ गया। तो जब भी आपने पाई चार्ट बनाना है, तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है 360 से, ताकि आपको एंगल आ जाए। इसका मतलब है कि जो ए है उसका एंगल कितना है, 39.6। डी रख के हम 39.6 वाली जगह जो होती है वहां पर निशान लगाएंगे, और वहां तक जो हम इसको ग्राफ को बना लेंगे, ठीक है। डी आपको पता है, वो जो छोटी सी डी होती थी ज्योमेट्री के अंदर, उसको डी कहते होते थे, उसके पे एंगल बने होते थे, ठीक है। उसको रखेंगे और 39.6 पे पहला निशान लगाएंगे, ठीक है। 154.8 पे वहीं से उसी 0 पॉइंट से ही 154.8 पे आप एक निशान लगाओगे। नहीं सॉरी, 39.6 में 154.8 ऐड करोगे, जो नंबर आएगा वहां पे अगला निशान लगाओगे। फिर 104 पे भी एक निशान लगेगा, और 61.2 पे भी एक उसमें ऐड करते जाना, और उसके निशान लगाते जाने। बताता हूँ मैं, रुक जाओ। बंद हो गए, अब भी नहीं जा रहा, नहीं बना। इसका ग्राफ नहीं बना हुआ। चलो ये मैं ना आपको बना के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको ना वो मिनी टैब से या वैसे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपने जो है वो इसको कैलकुलेट करना है, और मैनुअली इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो अभी ड्रॉ नहीं हो पा रहा, या तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा किसी और लेक्चर में, या आपको मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। अब इन सारे एंगल्स को जब आप टोटल करते हो, तो दैट इज 360। तो इसका मतलब यह है कि 39.6 पे अगर आप जीरो पे उसको पहले एक हल्की सी लाइन लगा लो, उसको कह दो जीरो। उसके ऊपर आपने डी रखी, उस डी पे आपने 39.6 की लाइन लगा निशान लगाया, और उस लाइन को सेंटर से मिला दिया। यार रुक जाओ बल्कि, ये देखो, इस तरह करके हमने क्या किया, एक लाइन ले ली पहले। ये लाइन आ गई हमारी, ठीक है। ये हमारी फर्ज करो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हमने रखी वो डी। यार इमेजिन कर लो, ये डी है हमारी खराब सी, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने देखा कि 39.6 जब वो इस तरफ से शुरू हुआ, तो यहाँ पे 39.6 पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हमने सेंटर से मिला देना है, ठीक है। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें एडजस्ट कर लो, क्योंकि इस तरह मेरी ड्राइंग नहीं हो रही, ठीक है। अब अगली बार क्या करना है आपने, डी जो है वो इसके इस तरह रखनी है। सॉरी, इस तरह नहीं, इधर ही रखो। 39.6 के अंदर अगली कौन सी वैल्यू थी, 154.8। 39.6 में 154.8 को ऐड कर लो, जो वैल्यू आएगी वो वाला एंगल आपने अगला ड्रॉ करना है, डी यहीं रहेगी। अगला पॉइंट कहाँ पे लगाना है, 39.8 जमा 150, कितना था, 39.6 जमा 154.8, इन दोनों को सम करोगे एक आंसर आएगा। उसी डी जीरो पे ही रखी हुई है, और अगला पॉइंट लगाएंगे। इसी के बाद इस टोटल आंसर में 104.4 ऐड करोगे, वो डी दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो उसके लिए फिर हम आगे करेंगे। इसका सही वाला जो तरीकेकार है वो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। डी से वैसे 180 तक बनेगा, टोटल साइड का नहीं बनेगा, सही है। वो मैं आपको बता दूंगा, वैसे इससे भी बन जाता है, लेकिन वो यहाँ पे समझाया नहीं जा रहा। बेसिकली हमने डी रखी ऐसे ही, यहाँ पे 39 का पॉइंट लगाया, इसमें ऐड किया 154। 154 39 करेंगे तो वो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर इस तरफ से डी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं आपको फिर बता दूंगा, सही है। वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बोर्ड पे करके ना, अभी मैं लाहौर हूँ, बोर्ड पे करके वो आपको दिखा दूंगा, सही है। बहरहाल समझ आ गई कि इसको मिनी टाइम में बनाना आसान है। यहाँ पे जो है ना, इसका प्रॉपर तरीके कर फिर आपको बताते हैं। सिंपल बार चार्ट हमने कर लिया पहले भी, और इसका आगे आगे स्लाइड नहीं है, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। बार चार्ट यहाँ पे नहीं, वो पाई चार्ट यहाँ पे बन नहीं रहा।
एक तो लाइनें बड़ी खराब बन रही हैं, दूसरा समझाना नहीं आ रहा। तो देखते हैं। हुक्म। आगे कोई क्वेश्चन वगैरह है? क्लियर है तो ओके कह दो और लीव कर दो। 8 लोगों को 8 ओके चाहिए, बाकी तो यूट्यूब से ले लेंगे ना लेक्चर। भाई इसके पास पेपर। पास पेपर अदन मैंने आपका मैसेज देख लिया था। पास पेपर जो है ना वो अवेलेबल हुए तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा, लेकिन वो अक्सर होते कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेपर लेके फौरन तो ये अपने पास रख लेते हैं। स्टैट 400 का मैं पूछता हूँ, कहीं से मिलते हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू। पेपर में बेसिकली स्टैट के क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने वाले, बड़ा लंबे लंबे पेपर होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट उसमें बड़ी ज़रूरी होती है। और आप लोगों को तो पेपर भी वहाँ पे इकबाल ऑडिटोरियम में बिठा के लेते हैं। स्टैट वाले पेपर वहाँ पे लेते हैं। तो शोर होता है सारा, खराबा होता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। ठीक है। तो टाइम पूरा पूरा ही देते हैं ये। ध्यान से देख के प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ इन चीज़ों को। ठीक है। डेफिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्टैट में। स्टैट में मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने वाले होते हैं बच्चे। ध्यान से इसको साथ साथ करते जाओगे तो ही आपकी प्रैक्टिस रहनी है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन का डाटा चेंज हुआ होता है। आप कुछ और करके गए होते हो डाटा, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं स्टैट में। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। जिस तरह आज मैंने डाटा दिया है, तो अब आपको बार चार्ट, मल्टीपल चार्ट और कंपोनेंट चार्ट एटलीस्ट ये तो बनाने आने चाहिए ना। एक एक बार बना के देख लो। जो पाई चार्ट है वो फिर जब प्रॉपर मुझे एनवायरनमेंट मिलेगा, बोर्ड जब मैं घर जाऊंगा तो वहाँ पे बोर्ड लगा है, तो बोर्ड पे आपको बनाना सिखा दूंगा। ठीक है। या पेपर पे बनाना सिखा दूंगा जब डी होगी मेरे पास। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।